नमस्कार और आदाब दोस्तों, गांधी का रास्ता के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट ज़रूरी विषय लेकर आप लोगों के सामने आए हैं। वो है आज के गांधी और आज का सत्याग्रह। सत्याग्रह शब्द गांधी ने ही गढ़ा था जब वो दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। और उसके बाद से ये सत्याग्रह एक एक डेमोक्रेटिक सोसाइटीज के लिए, लोकतांत्रिक समाजों के लिए एक औजार के रूप में बन गया अपने अधिकारों को लोकतांत्रिक और अहिंसक तरीके से प्राप्त करने के लिए। इसको दुनिया के कई लोगों ने, मार्टिन लूथर किंग ने, बेवेल ने, उसके बाद पैलेस्टाइन मूवमेंट में बहुत जगह ये इस्तेमाल होता गया। और हमारे देश में, भारत में इसको कई आंदोलनों में हम इस्तेमाल हुआ, किसमें सफलता मिली, किसमें नहीं मिली। इन सारे ये सत्याग्रह जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो दिल्ली के इर्द गिर्द किसानों ने धरना दिया हुआ है। और देश भर के किसान दिल्ली के तमाम बॉर्डर पे हैं, सिंघू बॉर्डर में, टीकरी बॉर्डर पे, हरियाणा से लगने वाले बॉर्डर पे, उत्तर प्रदेश से लगने वाले बॉर्डर पे। और ये किसानों का सत्याग्रह एक ऐसी सरकार के खिलाफ है जिसने किसानों के बारे में कानून, यानी कृषि कानून, बिना किसानों से बात किए ही बना दिए, अध्यादेश के तौर पे और बाद में उसको कानून के तौर पे। इस तरीके से हम कई देख रहे हैं कि सरकारों का कई मसलों पर कि सरकारें जिस तरीके से कानून बना रही है, विपक्ष की भूमिका लगभग नगण्य है, मीडिया सरकार के साथ है, जनता को, समाज को अदालतों से या न्यायपालिका से वो गुंजाइश भी नहीं मिल रही है कि वो अपने अधिकारों की रक्षा कर पाए। कई मौकों पर अदालतें साथ नहीं दे पा रही हैं। तो ऐसे में समाज के पास, जनता के पास गांधी के रास्ते के सिवा कुछ और विकल्प बचता नहीं है। तो इसी जो नए जमाने के सत्याग्रह हैं, जो हमने पिछले साल देखा, सीए एनआरसी के लिए पूरे देश में मूवमेंट हुआ, उसके पहले छात्रों का मूवमेंट हुआ, अभी किसानों का चल रहा है। तो ये जो 21वीं सदी के सत्याग्रह है, इनको हम लोग समझेंगे अपने खास मेहमानों से। और हमेशा की तरह इस बार भी हमारे साथ प्रोफेसर वीके त्रिपाठी हैं, आईआईटी के प्रोफेसर रहे हैं, गांधीवादी है, प्लाज्मा फिजिक्स पढ़ाते रहे आईआईटी में। हमारे साथ संजय सिंह जी हैं, चेयरमैन है गांधी स्मारक निधि के। और हमारे साथ इरफान इंजीनियर साहब हैं, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेकुलरिज्म के डायरेक्टर हैं। और इन मेहमानों से हम आज के सत्याग्रह के बारे में ही हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत त्रिपाठी जी आपसे ही करते हैं कि जैसे किसानों का आंदोलन चल रहा है, इसके पीछे सीए एनआरसी का, और इन सब की वजह, छात्रों के आंदोलन चले, उस सब की वजह यह कि सरकारें किस तरीके से, जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है देश की आबादी, देश की जनता, उससे सलाह मशविरा बगैर किए कुछ कुछ लोगों के हित में कानून बना रही है। तो सत्याग्रह एक मजबूरी भी बन जा रहा है लोगों की, और एक हथियार भी है। कुछ सत्याग्रह कामयाब भी नहीं हुए, जैसे हमने देखा कि अन्ना हजारे के नेतृत्व में एक मूवमेंट चला, वो उसमें भी तमाम लोग जुटे, वो भी आंदोलन अहिंसक आंदोलन ही था, लेकिन उसके वो ऑब्जेक्टिव मीट नहीं हुए। शायद उसमें अनुशासन की कमी थी, या उनके गोल्स ठीक नहीं थे, या गोल सामने कुछ और थे, पीछे के कुछ और गोल्स थे। ये सारे सत्याग्रह के बारे में। और जो आज मैं सिंघू बॉर्डर पे मैं भी गया 2 बार, आप भी कई बार किसानों के आंदोलन में देख कर आए हैं, तो वहां पे ये सत्याग्रह का रिफ्लेक्शन आपको, ये मॉडर्न सत्याग्रह कैसा दिख रहा है गांधी के सत्याग्रह से? मैं इसमें 2-3 बातें आपके सामने शुरू में रखना चाहता हूं, फिर किसान और नागरिकता सत्याग्रह के बारे में 2 बातें रखूंगा। पहली बात तो यह है कि गांधी ने स्टेट को, जो राज्य संस्था है, उसको
किसी की जागीर नहीं माना। उन्होंने कहा कि ये जनता के खून पसीने की कमाई पे चलने वाली एक एजेंसी है जिसका फर्ज है कि वो पीपुल सेंट्रिक हो, वो जवाबदेह हो और वो नाइंसाफी किसी के साथ न करे। ये मोटे तौर पर उन्होंने खाकर रखा कि वो डेमोक्रेटिक हो जिसमें हर एक शख्स की आवाज हो। तो इसके लिए पहली बात तो ये। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा कि, और वो एक्चुअली जीसस के जमाने से बात चली आ रही है कि हम आपस में न लड़ें, इतनी सब्र रखें। हमें सरकार के गलत कानूनों से लड़ना है और जिसमें समाज में जितनी जितनी बड़ी बड़ी खामियां या खराबियां हैं वो सरकार के सपोर्ट से चलती हैं या सरकार के द्वारा खड़ी की गई हैं। लिहाजा हमें उस सरकार के उन कानूनों से, उन नीतियों से लड़ना है रादर देन कि हम आपस में लड़ें। रंग भेद के खिलाफ गांधी ने सत्याग्रह किया तो गोरे लोगों ने एक आध बार उनको लात वात मार दी, सड़क पे गिर गए गांधी, लेकिन उन्होंने उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज की, ना कोई डर महसूस किया। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई तो हुकूमत से है। तो एक मोटी बात यह है। दूसरी बात यह कि गांधी जब हिंदुस्तान में आए तो गांधी ने हिंदुस्तान में, उस वक्त सूरत ये थी, वर्ल्ड वार 1 हिंदुस्तान में मतलब चल ही रहा था। 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वार 1 चला। गांधी जब हिंदुस्तान में पधारे तो हिंदुस्तान की लगभग 10 लाख 12-13 लाख सेना विश्व युद्ध में झोंक दी गई थी। जनता से तो नहीं पूछा गया था। हमारे प्रधानमंत्री आजकल बहुत हल्ला मचाते हैं कि सैनिक बहुत देशभक्त होता है, इंडीड होता है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो सैनिक होता है वो सरकार के हुक्म का गुलाम होता है, चाहे तब हो चाहे अब हो। और सरकार के हुक्म, बहुत कम ऐसे मौके आए हैं जब जनता के हक में रहे हो। सरकार के हुक्म आइंदा मतलब अक्सर जनता के खिलाफ पड़ जाते हैं और मिलिट्री और सेना का इस्तेमाल जनता के हकों को कुचलने के लिए होता है। ये बुनियादी बात है। तो गांधी जब हिंदुस्तान में आए तो वर्ल्ड वार 1 का दौर चल रहा था। हमारे बड़ी तादाद में, और ये एक आंकड़ा और ये है कि हमारे इंडिया गेट पे पहले विश्व युद्ध में मरने वाले सैनिकों के नाम दर्ज हैं। उसमें 74,000 लोग मरे थे हिंदुस्तानी सैनिक अंग्रेजी हितों की रक्षा करते हुए। तो ये मैं इसलिए आंकड़ा रखना चाहता हूं कि किसी भी जनता की सुरक्षा में मिलिट्री की भूमिका ना के बराबर होती है। हिंदुस्तान में भी पुलिस या जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज हैं, ये कुल मिला के ऊपर के 15-20% लोगों को सुरक्षा मुहैया कराती है, आम लोगों को नहीं। तो आम लोगों के पास जो ताकत है, ना तो उनके पास दौलत की ताकत है, ना बंदूक की ताकत है, ना कानून की ताकत है। उनके पास कुल मिला के एक ताकत बचती है, वो है सत्याग्रह, सच्चाई की ताकत, कि जो बात आपको ठीक लगे उस पर आप टिको, वैसा आचरण करो, और जो गलत कानून है उनसे आपस में न लड़के हुकूमत से लड़ो। तो गांधी ने वो टेक्निक खड़ी की और इसमें सत्याग्रह की उन्होंने 2 और मोटी बातें रख दी कि सत्याग्रह में कोई दुराव छुपाव नहीं होगा, हमारे लिए किसी व्यक्ति से रत्ती भर रंजिश या नफरत नहीं होगी, हमारा टारगेट हुकूमत के गलत कानून है। तो इस तरीके से गांधी ने सत्याग्रह खड़ा किया और नॉन वायलेंस उसका अहम किरदार था सत्याग्रह का। तो आज के जो सत्याग्रह चल रहे हैं, इन सत्याग्रहों में खासतौर से अगर मैं पिछले 1.5 साल का 1 साल के पीरियड के सत्याग्रह देखूं तो 2 सत्याग्रह मेरी नजर में बहुत महत्वपूर्ण है। एक हमारी बेटियों ने खड़ा किया, शाहीन बाग नाम से, पूरे हिंदुस्तान में सैकड़ों जगह चला वो, दिल्ली में 24 जगह चल रहा था वो, शाहीन बाग के नाम से मैं रांची का तो वहां भी चल रहा था। वो गांधी की कसौटी पे खरा उतरता है, यहां तक उतरता है कि जब दिल्ली में चुनाव हुआ, चुनाव के रिजल्ट आए, तो जाहिर है कि उसमें आम आदमी पार्टी को जिताने में यहाँ के मुसलमान वोटरों की बड़ी भूमिका थी, क्योंकि भाजपा का प्रचार इस आंदोलन को कि ये पाकिस्तानी आंदोलन है, पाकिस्तान समर्थक है वगैरह वगैरह बदनाम करने की साजिश थी, जबकि ये आंदोलन शुद्ध हिंदुस्तानी, कहीं से कोई पैसा नहीं लिया इन लड़कियों ने, इनके अंदर रत्ती भर छल कपट नहीं था। और जिस दिन रिजल्ट आया चुनाव का, उस दिन उन्होंने मुंह पे पट्टी बांध ली कि हमारे मुंह से किसी पार्टी की तारीफ है बुराई ना निकल जाए। उन्होंने जितनी तकरीरें वहां हुई आंदोलन चलाने वालों के द्वारा, उन तकरीरों में किसी में भी किसी नेता की व्यक्तिगत बुराई नहीं की गई। जी, बहुत बढ़िया मिसाल थी वो। और मेरे ख्याल से किसानों का आंदोलन थोड़ा उससे और आगे जाता है कि जिस पैमाने पर ये हो रहा है, बिल्कुल
मैं आज गया था वहां पे, अब मतलब 5-6 बार हो आया मैं। जी जी यहाँ तक कि मैं आज किसानों से मिला, पंजाब के किसानों से। पंजाब के किसानों की माली हालत बाकी देश के किसानों से थोड़ी बेहतर है, जी लेकिन फिर भी आज मैं लोगों से बातचीत कर रहा था, तमाम लोगों से बातचीत की। औसत आमदनी हमारे मुल्क की प्रति व्यक्ति आय 1.25 लाख रुपए साल पड़ती है, यानी 5 लोगों का परिवार है तो महीने की आमदनी लगभग 50-60 हजार रुपए होनी चाहिए। जी जी मैंने ज्यादातर किसानों से बातचीत की और बहुत डिटेल में बातचीत की, तो पता लगा कि पंजाब में किसानों की पारिवारिक आमदनी 10,000 से 18-20 हजार तक ही है, यानी राष्ट्रीय औसत का चौथाई या छठा हिस्सा है। तो बाकी मुल्क के किसानों की हालत और खराब है। जी इसलिए, और ये कारण क्या है कि आजादी जब हमें मिली थी तो हमारे मुल्क का खेती का जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी में होता था वो होता था लगभग 45%। आज वो गिर के 13% रह गया। यानी देश की औसत आमदनी में से अगर 50% आदमी इसमें लगा हुआ है तो जी इसका कंट्रीब्यूशन 50% ही होना चाहिए तो था, लेकिन वो आगे जा रहा है। सत्याग्रह के दूसरे आयामों को समझते संजय सिंह जी से। और संजय जी सिंह जी बताइए कि एक तो सत्याग्रह है कि जो दिख रहा है, जो विजिबल है, जिसमें सोशल मीडिया में छाया हुआ है, चाहे वो सिंगूर का मसला हो, सिंगू बॉर्डर में किसानों का मसला हो, या फिर सीएनआरसी के आंदोलन चले, वो बहुत विजिबल थे। सोशल मीडिया में उनकी तस्वीरें, मीडिया में तस्वीरें थी उनकी। लेकिन तमाम सारे ऐसे सत्याग्रह चलते रहते हैं और अभी भी चल रहे हैं जिनकी उतनी विजिबिलिटी नहीं है उनमें, लेकिन सस्टेन वो भी कर रहे हैं, वो भी चल रहे हैं, निरंतरता है उसमें भी। जैसे अम्बेडकरवादियों का आंदोलन है, दलितों का, या फिर महिलाओं के आंदोलन है, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं। तो ये जो सत्याग्रह का पूरा एक आप मैपिंग करें अगर भारत में सत्याग्रह की, तो क्या पाते हैं कि इसमें सफलता क्या कितनी मिली है, चुनौतियां क्या हैं, और आज के दौर के सत्याग्रहियों को क्या करना चाहिए गांधी के रास्ते को 21st सेंचुरी में, उस टेम्पलेट को 21st सेंचुरी में कस्टमाइज करने के लिए। देखिए, सत्याग्रह का जो स्थिति है आजादी के पहले एक तरह का था, अब एक तरह का है। जी आजाद जब हम थे नहीं, हम गुलाम थे, उस समय सत्याग्रह करने का जो तरीका था आजादी के बाद उसमें से कुछ बदलाव हुआ है। और स्वाभाविक है कि आजादी के बाद लोकतंत्र आया है, इसलिए सरकार से ये उम्मीद की जाती है, क्योंकि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, कि जनता अगर कुछ कह रहे या अहिंसक तरीके से कुछ कह रहे तो सरकार को उसको सुनना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए, इस तरह की प्रवृत्ति। जी पर हाल ही में जो देखने में आ रहा है कि सरकार संवाद को भी टाल रहा है। जो लोग शांति से अहिंसक तरीके से अपना सत्याग्रह में लगे हैं, किसी जनहित के मुद्दों को लेकर, स्थानीय जल जंगल जमीन को बचाने के लेकर, किसी खास समुदाय अपने अधिकारों को लेकर, अपने सम्मान को लेकर, पर सरकार ये एक बहुत गलत ट्रेंड स्थापित करना जा रहा है कि जो लोग बंदूक उठाते हैं और कुछ उस तरह का क्रांति करने जाते हैं, उनसे तो सरकार बहुत आसानी से बैठ के बात करने के लिए तैयार हो जाते। पर जी जो लोग अहिंसक तरीके से दिन के बाद दिन, महीने के बाद महीना बैठ के इस तरह के संघर्ष में लगे हैं, वो उनसे बात करने में हिचकिचाता है। तो ये कि मुझे लग रहा है कि नौजवानों को जो अशांति की ओर धकेलना, इसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेवार है। और यही एक कारण है कि देश में जहाँ जगह जगह नक्सलिज्म और दूसरी जो भी चीज आया उसके लिए सरकार है, क्योंकि सरकार ने अहिंसक तरीके के जो शांतिपूर्वक लोग बात कर रहे थे उनको सुना नहीं, उनको प्रोत्साहन नहीं दिया। तो एक जो कल्चर है लोकतंत्र की और संवाद की, वो अभी भी भारत में डेवलप ठीक से हम लोग नहीं कर पाए स्वतंत्रता के बाद भी, जी इतने वर्षों के बाद भी, इतने लोकतंत्र की इसके लिए सीधे तौर पे जो राजनीतिक माहौल है वो खास जिम्मेवार है, क्योंकि हमारे देश में चुनाव जीतना इस समय एकमात्र काम रह गया है। जी इसलिए उनके लिए जनहित, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गरीब मछुआरे हो, चाहे वो मजदूर हो, महिलाएं हैं, बेरोजगार बच्चे हैं, विद्यार्थी, इन सब के मुद्दे कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहेगा उनके लिए।
और इसीलिए मैं अभी देख रहा हूँ, क्योंकि जो भारत के जो गांव है और जो किसान है वो अर्थनीति का रीढ़ है। मैं पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ कि सिंगू बॉर्डर में जो किसान बैठे हैं, इस ठंड में बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि दुनिया भर में किसी और कहीं के भी कोई किसान इस ठंड में इस तरह की कोई सत्याग्रह कर सकते। तो ये एक ट्रेंड भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि आपके जो गांव के लोग हैं, जिसे इस समय मीडिया अनपढ़ बता रहे हैं कि वो अनपढ़ है, गंवा रहे, उनको कुछ नहीं आता, लोग भड़का रहे इसलिए वो बैठे हैं। पर आप जाएंगे वहां पे, देखिए किस तरह से वो अपनी बात को रख रहे, कितने नम्रता के साथ लोगों को स्वागत कर रहे और अपने हक मांग रहे कि हमारा हिसाब करिए। ये जो एक बड़ी बात है, मुझे लग रहा है ये जो हक के लिए लड़ना शांतिपूर्ण ढंग से, दिन रात इतने कष्ट झेल के, इतनी यातना झेल के, कल ठंड में अगर सिंगू बॉर्डर में जिन लोग थे, मैं भी था, तो उसमें ये देखने को मिली कि इतने रात को पूरे देश के लोग सब रजाई के नीचे चले गए, पर किसान की क्या हालत थी वहां पे, ठंड और बढ़ सबसे रहा बड़ी था। बात संजय जी वहां पे ये निकल के आ रही है कि देखिए 30 के लगभग जाने जा चुकी हैं। एक किसान जो संत भी थे उन्होंने आत्महत्या भी कर ली, लेकिन एक भी वाकया नहीं हुआ कि जो किसान आंदोलन की तरफ से या किसानों की तरफ से कोई हिंसक वारदात हुई हो। हिंसक वारदात में अभी देखिए, अगर आप पूरे बहुत सारे सत्याग्रहों को इस तरह से अध्ययन करेंगे, चाहे बड़े बड़े मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के खिलाफ भी हो, जल जंगल जमीन के भी, कहीं जी कहीं कुछ कुछ जो छोटे मोटे हिंसा हुई है, वो सरकार अपने आदमी को घुसाया या किसी कॉरपोरेट अपने आदमी से ही करवाया। जी जी जी। आमतौर पे किसान यहाँ बहुत शांतिपूर्ण है और एक उदाहरण है लिए, और मुझे लग रहा है कि सरकार को इस चीज को समझना चाहिए। अब देखिए जो किसान ये कर रहा है, पूरी दुनिया का ध्यान वो खींच रहा है और भारत की जनता का भी ध्यान गया है। अब भारत की पूरी जनता चिंतित है किसी किसान के लिए, मीडिया नहीं है। जी मीडिया इतना मतलब एक तरह से अलग तरीके की बातचीत रख रहे हैं जो बहुत ही अनुचित है। मुझे लग रहा है कि आप बहुत एक तरह से गलत काम कर रहे हो और ये ठीक नहीं कर रहा है किसान के साथ। आपके संवेदना मुझे नहीं मालूम कि कहाँ खो गया है, उनकी संवेदना जी कहाँ जी। खो गया है और ये वो किस मास लालच में कर रहे हैं। मास मास मोबिलाइजेशन कैसे हो, ओपिनियन मोबिलाइजेशन कैसे हो, राय शुमारी कैसे हो और एक राय पे कैसे लोग आए, हम आपसे इस पे जब चर्चा करेंगे। इरफान इंजीनियर साहब को मैं चर्चा में लाता हूं। और इरफान साहब, जैसा संजय जी ने कहा कि जो सरकारें हैं और प्रोफेसर त्रिपाठी भी इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि जो सरकारें हैं वो जनता से दूर हो गई हैं, जनता की बात नहीं सुन रही हैं। और कुछ ऐसा सरकारों को शायद वो गलतफहमी हो गई है कि ये जो वोट के थ्रू ये सरकारें बनती हैं ये 5 साल का ब्लैंक चेक है, जबकि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में रोज की राय शुमारी है, रोज की जवाबदेही है। और लेकिन अफसोस की बात यह कि जवाबदेही बनाने वाली जो संस्थाएं हैं, जिसके तरफ इशारा संजय जी ने भी किया कि सबसे बड़ी संस्था मीडिया है, मीडिया सरकार के साथ हो गया है। तो अब ऐसे में जो जो हक की लड़ाई है, जो जहां पे कानून बन रहे हैं लेकिन पूछा नहीं जा रहा है, ऐसे रिलीजियस कन्वर्जन का कानून उत्तर प्रदेश में ऑर्डिनेंस आ गया बिना किसी से बात किए, किसानों के कृषि के 3 कानून आ गए बिना किसानों से बात किए, सीए एनआरसी में इन्होंने संविधान के अमेंडमेंट कर दिए, उसमें भी किसी से बात नहीं की, धारा 370 हटा दी बिना कश्मीर के लोगों से बात किए। तो ऐसे में ये जो सत्याग्रह का रास्ता है वो कितना मुश्किल है, कितना चुनौतियों भरा है। प्रशांत जी देखिए, ये हमेशा इस पर निर्भर करता है, सत्याग्रह का सक्सेस या फेलियर जी इस पर निर्भर करता है कि सत्याग्रह कर कौन रहा है। जो सत्याग्रह कर रहे हैं उनका सोशल लोकेशन क्या है। अगर मुसलमान करते हैं तो ये सरकार बिल्कुल नहीं सुनेगी और सिर्फ उनका सत्याग्रह मुस्लिम कम्युनिटी तक महदूद रह जाता है तो ये सरकार बिल्कुल नहीं सुनेगी। लेकिन अगर मराठा महाराष्ट्र में जी रिजर्वेशन के लिए आंदोलन करते हैं, हालांकि वो रूलिंग एक बहुत डोमिनेंट सेक्शन है, महाराष्ट्र में 52% है, वो जी जी ऐसा माना जाता है कि 52% या उसके करीब कुछ है। और सारे शुगर के कारखाने
कोऑपरेटिव बैंक्स, आला एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस उनके हाथ में है। उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि हम बैकवर्ड हैं और हमें रिजर्वेशन चाहिए। और उन्होंने वो शांतिपूर्ण मोर्चे निकाले, जी बहुत सारे बड़े मोर्चे निकाले, उसमें हजारों लोग शामिल हुए और सरकार ने तुरंत उनकी बात सुन ली, क्योंकि एक डोमिनेंट सेक्शन है महाराष्ट्र की जो बीजेपी की सरकार थी तब की, उन्होंने उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान कर दिया। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ जजमेंट दिया था। और यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है, लीगली करेक्ट है और अपने बराबरी का हिस्सा अधिकार मांग रही है कि हमें बराबरी का स्थान दिया जाए। लेकिन उनको आप पाकिस्तानी है, आप आतंकवादी है, इस तरीके से बदनाम करके उनको और उन पर गोलियां भी चलवाई इंडिविजुअल लोगों से। इंडिविजुअल लोग गए उन पर गोलियां चलाने के लिए और सरकार ने उन पर या तो दिखावे के लिए कोई एक्शन लिया या कोई एक्शन नहीं लिया। जामिया मिलिया में पुलिस गई और वहाँ के लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। तो इसीलिए दो बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सोशल लोकेशन, सत्याग्रहियों का सोशल लोकेशन, उनका एक राजनीतिक वजन कितना है, इट मैटर्स। हाँ, लेकिन अब जिनका राजनीतिक वजन नहीं है, मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी हैं और वहां पे कॉर्पोरेट जा रहा है, माइनिंग कर रहा है, उनको उखाड़ रहा है, वो जल जंगल जमीन उनके हाथ से छीन रहा है। आमतौर पर उनसे नहीं सुना जाता, उनकी बात सत्याग्रह से नहीं सुनी जाती है, इसीलिए वो हिंसा की तरफ मुड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। मैं हिंसा को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो उन्होंने हिंसा करनी चाहिए, लेकिन उनका संघर्ष लंबा चलेगा जी। यानी सब्र भी इसमें एक बात है सत्याग्रह में। उसका एक मुद्दा है कि हमें सब्र से काम लेना होगा, जैसे किसान ले रहे हैं जी। हाँ, प्रोवोकेशन के बावजूद भी वो सब्र से काम ले रहे हैं। वो इस तैयारी के साथ आए हैं कि हम 6 महीने हम तो 6 महीने का राशन पानी लेकर आए हैं, 6 महीने यहाँ टिकेंगे, जरूरत पड़ेगी तो उससे ज्यादा टिकेंगे और हम हटेंगे नहीं। आप हम पर गोलियां चलाइए, वाटर कैनन्स चलाइए, लाठियां चलाइए, रास्ते खोद दीजिए, आप कुछ भी कीजिए, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। ठंड होगी, बारिश होगी, बीमार होंगे हम लोग, सारी परेशानियां होंगी, फिर भी हम हटेंगे नहीं। सब्र एक नमूना है। ये जो सीए और एनआरसी के खिलाफ जो सत्याग्रह चल रहा था उसमें भी सब्र एक नमूना था, लेकिन दुर्दैव से लॉकडाउन आ गया और उनको अपना सत्याग्रह से हटना पड़ा और वो फिर वहीं रह गया। और इन द मीनवाइल उनके पर सारे कानूनी केसेस लगा दिए हैं। उन कानूनी केसेस के बावजूद भी सत्याग्रह सफल होंगे। सब्र एक बात है और सब्र के साथ साथ एक्टिव सिटीजनशिप। सब्र यानी पैसिव रेजिस्टेंस नहीं। हाँ। सब्र एक ये होता है कि आप घर पर बैठ जाइए और सब्र करते रहिए, अल्लाह अल्लाह बोलते रहिए, चेंज आ जाएगा। नहीं, ऐसे चेंज नहीं आता। एक्टिव रेजिस्टेंस के हम हमारे जो दुश्मन है या जो हमारे दुश्मन नहीं एडवर्सरी है, उनको हम कहेंगे कि भाई आप जितना जुल्म कर सकते हैं करिए, हम तो जुल्म सहने के लिए बैठे हैं। किसी दिन आपकी जुल्म की सीमा खत्म हो जाएगी, आपकी जुल्म करने की सीमा खत्म हो जाएगी और तब आपको हमसे बैठकर सुनना होगा। एक आपकी बात से जो मैं समझ पा रहा हूं कि सत्याग्रह की एक मजबूरी ये है, उसकी सफलता की कसौटी ये है कि उसको ऑडियंस मिले। अगर उसके पास ऑडियंस नहीं है, वो लग्जरी नहीं है ऑडियंस की, तो जंगल के अंदर आप भूख हड़ताल कर रहे तो कौन सुनेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसमें एक सोल्यूशन भी आप दे रहे हैं। वो सोल्यूशन ये है सस्टेनेबिलिटी, यानी लंबे समय तक अगर आप चलाएं उसको, और उसमें कम्युनिकेशन के जो तौर तरीके हैं, जैसे सिंघू बॉर्डर पे हम देख रहे हैं कि उन्होंने अखबार भी निकाल दिया जी। उन्होंने सोशल मीडिया पे भी आ गए। वो सोशल मीडिया पे 4 दिन में 1.25 मिलियन 1.5 मिलियन उनके फॉलोअर्स हो गए, जो कि बहुत ऑर्गेनिक है। तो जो नए जमाने का सत्याग्रही है वो नए टूल्स के साथ भी लड़ रहा है।
जी, और उसके साथ साथ एक और जरूरी है, सीए जी एनआरसी का जो सत्याग्रह था जी जी वो सिटीजनशिप को लेकर था, लेकिन सेक्युलरिज्म के और मुद्दे भी अगर लेकर आता जी और सोशल जस्टिस के और मुद्दे भी लेकर आता, व्यापक सोशल अलायंस बनाता, और उस सोशल अलायंस की व्यापकता दिन ब दिन बढ़ती जाती, और दूसरे यानी एक हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, एक तो वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है, आप जी जी सरकार से बातचीत कीजिए, जी जी और जी दूसरा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है जहां आप अपने कॉज के लिए और ज्यादा लोगों से सिंपैथी हासिल करते हैं और ज्यादा व्यापक सोशल अलायंस बनाते हैं। अगर वो सोशल अलायंस बनाने की प्रक्रिया एक्टिवली है, और वहां मैं कहता हूँ एक्टिव सिटीजनशिप, नॉट पैसिव सिटीजनशिप, और डेमोक्रेसी में एक्टिव सिटीजनशिप बहुत जरूरी है। अगर बिल्कुल आप वोट डालकर बैठ जाएंगे तो फिर सरकारें यही मानकर चलेगी कि अब हमको 5 साल के लिए ब्लैंक चेक मिल गया, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। जी जी लेकिन अगर नागरिक एक्टिव रहेंगे और सरकार की पॉलिसीज पर अपनी नजर रखेंगे, या नागरिकों के जो इंस्टीट्यूशंस है, संगठन है, एनजीओज है, वो सरकार पर निरंतर नजर रखे होंगी और एक्टिव सिटीजनशिप होंगी, जी तो फिर सरकार को जवाबदेही बनना पड़ता है। कुछ इरफान हमारी भी साहब, जिम्मेदारी है सरकार को हाँ जवाबदेही बनाने की। बिल्कुल। इरफान साहब, आप और संजय जी दोनों कैंपेन ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, कैंपेन चलाते हैं, और आप दोनों से ये मैं जानना चाहूंगा कि ये जैसे आपने कहा कि फोकस भी लूज ना हो और वो डाइवर्सिफाई भी हो, लेकिन प्रोफेसर त्रिपाठी, जैसा इरफान साहब कह रहे थे कि अगर सीए एनआरसी मूवमेंट कोई अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लें और वो एब्रप्टली खत्म हो गया, या इस तरीके के पीछे जैसे छात्रों के आंदोलन हुए, जैसे SC ST एक्ट को डाइल्यूट करने के बाद भारत बंद हुआ, या बहुत सी और भी ऐसी महिलाओं के लिए जो आंदोलन हुए, तो ये सारे आंदोलन जो कोर ऑब्जेक्टिव है शायद वो मिलता हुआ ना दिखाई दे, लेकिन ये एक एक जागरूक नागरिक जरूर बना रहा है देश में बहुत बड़े पैमाने पर, जो हमारे लोकतंत्र को रोज जो है परिपक्व कर रहा है। जी जी, ऐसा है कि सत्याग्रह की मैं दो बातें फिर रिपीट कर दूं। इरफान ने और संजय ने दोनों ने बहुत गंभीर बात कही कि एडवर्सरी मतलब सत्याग्रही की सोशल लोकेशन क्या है, बहुत गंभीर मसला है। और मैंने महसूस किया जब ये चल रहा था आंदोलन पिछले बरस, तो बस्तियों में लोगों में जागरूकता नहीं थी, क्योंकि उनको ये टारगेट करना आसान था कि अरे साहब ये पाकिस्तान, ये मुसलमान तो मुसीबतें खड़ी करते हैं, पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते जब पाकिस्तान बन गया इनके लिए। तो उसमें खामी ये रह गई आंदोलन में, क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी जब 3% हिंदुस्तानी 18% अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे, तो वो भी काफी दबे हुए थे और सोशली डिसएडवांटेज की पोजीशन में थे। लेकिन गांधी ने क्या किया, धीरे धीरे लोगों में चेतना पैदा की। जैसा उन्होंने खुद ही कहा है कि हॉरिजॉन्टली भी आंदोलन को संवाद लोगों में ले जाना है और लोगों को सही गलत का फर्क सिखाना है। बदकिस्मती क्या हुई है कि पिछले सन 1969 के बाद से, जब से ये भिवंडी में और अहमदाबाद में दंगे हुए, तब से हिंदुस्तान की मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग की जहनियत में सांप्रदायिकता बहुत गहरा घर कर गई है। उनको धर्म मानने लगते हैं, वो उसको इसी को देशभक्ति मानते हैं, नफरत को देशभक्ति मानने लग गए। और इनकी तादाद अच्छी खासी है, करीब हिंदुस्तान की आबादी का 20% लोग हैं। तो अब सत्याग्रहियों के लिए उनमें जगह बनाना तो है मुश्किल, लेकिन बाकी जो 80% है उनके अंदर जो गलतफहमियां पैदा कर दी गई हैं, उनको हमें उनके दिलों में जगह बनानी है। और वो एक खामी रह गई कि जो भी आंदोलन इस वक्त उस हुकूमत के खिलाफ चले, जो हुकूमत अपने सोच समझ में तो बिल्कुल अंग्रेजी हुकूमत की जैसी ही है, लेकिन हिंदुस्तानी मानी जाती है। कॉरपोरेट वर्ग की जो एलीट कॉरपोरेट है उसके हितों के समर्थन में लगी हुई है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तानी मानी जाती है। जबकि इंपीरियलिस्ट कैरेक्टर उसका है, उसका क्लास कैरेक्टर जनता के खिलाफ पड़ता है। उसके बावजूद
तो हमारी दुश्वारी गांधी के जमाने से भी ज्यादा है कि हमें ऐसी हुकूमत से लड़ना है जिसको हिंदुस्तानी माना जाएगा। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूं कि इसमें गुंजाइश है। आज मैं सिंघू बॉर्डर गया, सिंघू बॉर्डर में किसानों से बातचीत की, तो ये तो सही है कि वो 6-6 महीने के लिए भी तैयार बैठे हैं। गांधी ने, और इस वक्त के उसमें दौर में फर्क क्या है, गांधी ने कहा कि जेल जाने की तैयारी करो। कोई आदमी सत्याग्रह की बात करता था या नहीं, जेल जाने की तैयारी करो, तो जेल चले जाओ, ये तो एक टेक्निक होती थी। दूसरी टेक्निक ये होती थी कि आप गलत कानूनों का विरोध करो, जो कानून आपको गलत लगे। अब कानून ऐसा 3 कानून बन गए, उसका विरोध करने की नौबत तो बहुत बाद में आई, क्यों कैसे करेंगे एक अलग मसला है। तो इस वक्त दोनों मुश्किलें पड़ गई कि हुकूमत का, यानी जेल जाए तो बेचारे जेल जाने को तैयार थे आज। लेकिन एक आवाज सुनाई दी मुझे किसानों से बातचीत करके कि 26 जनवरी को हम दिल्ली जाएंगे, सरकार जाने नहीं देगी, फिर भी हम जाएंगे तो गिरफ्तार होंगे। मैं समझता हूं कि वो जो कल्मिनेशन होगा इन लोगों का, आंदोलनकारियों का, जनवरी के महीने में जब जेल की तैयारियां करेंगे, हुकूमत पर बहुत भारी दबाव पड़ेगा। उसी तरीके से शाहीन बाग की बेटियां आंदोलन तो वापस ले बैठी कोरोना की वजह, लेकिन वो मुद्दा जिंदा है। और खासतौर से अभी मैं बंगाल गया था, बंगाल के माहौल में ये बीजेपी फिर एनआरसी और सीए का खड़ा करके लोगों को पोलराइज कर रही है। एंड मैं समझता हूं कि फिर से उठेगा या उठना चाहिए। ठीक है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उसमें उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है, तो मुख्य लड़ाई उनको लड़नी है। लेकिन मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों में वो सलाहियत है, हमारी इंडिया में वो सलाहियत है कि वो बाकी लोगों के जो नीचे के 80% हिंदू है, उनके जहन में ये बात डाल सके कि सच्चा क्या है, गलत क्या है। ये अभी इसमें होमवर्क करने की जरूरत है, हमें अपनी ताकत लगाने की जरूरत है। तो ये तो ठीक है कि हुकूमत से हमें लड़ना है, लेकिन जनता के दिलों में जगह भी बनानी है। ये दोहरा काम करना ही करना है। एक सिंघू बॉर्डर के संजय जी, मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि जैसे अगर किसी कैंपेन को अगर लॉन्च किया जाता है और कैंपेन को लंबे समय तक किसी सत्याग्रह को चलाया जाता है, तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स जो है वेलिडेटर्स लाते हैं। कोई छोटी छोटी जीत, यानी एक बड़ा जो आपका उद्देश्य है वो तो है ही, लेकिन छोटी छोटी जीत, तो वो छोटी छोटी जीत सिंघू बॉर्डर पे या जो पूरे हमारे किसान जमा है दिल्ली के इर्द गिर्द, जैसे उन्होंने अखबार निकाल दिया, उन्होंने सोशल मीडिया कैंपेन चालू कर दिए, उन्होंने जी ब्रिटिश पार्लियामेंट में या दूसरे देशों की पार्लियामेंट में उनके मुद्दे उठ गए। तो ये उनको छोटी छोटी जीत हासिल हो रही है जो इसको सस्टेनेबल बनाती है, इस पूरे कैंपेन को। तो आपके हिसाब से किसानों को गांधीयन सत्याग्रह को रीइन्वेंट करते हुए और क्या क्या सुझाव आपके पास है उनके लिए? देखिए, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा नमक सत्याग्रह की और गौर करिए। उस समय ब्रिटिश वायसराय की जो आमदनी थी या जो उसकी कमाई थी, जी, एक आम भारतीय की कई हजार गुना ज्यादा थी। आज एक आम भारतीय किसान की जो कमाई है और हमारी प्रधानमंत्री के ऊपर जो खर्च हो रहा है, वो कई हजार गुना ज्यादा है। गांधी जी ने लिखा था कि मुझे शर्म हो रही है कि ऐसा एक देश जहां पे लोगों के पास खाने की रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, और आप एक वायसराय होके इतने रुपया आप यहाँ से शोषण कर रहे हैं, लूट रहे हैं। ठीक उसी तरह से देखिए, हमारे देश में एक गरीब किसान के रहने के लिए ठीक से घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं, इलाज के लिए दवाई नहीं है। और प्रधानमंत्री का देखिए, प्रचार में, प्रसार में, कपड़े में, हवाई जहाज में, मकानों में कितने खर्च है। तो ये जो एक भेदभाव हो रहा है एक लोकतंत्र में, एक सरकार में, मुझे लग रहा है ये बात सामने लाना चाहिए। उस समय महात्मा गांधी जी ये सब रिसर्च करके पूरी दुनिया के सामने, मीडिया के सामने ला रहे थे। आज वो जरूरत है कि आज इस तरह की जो भेदभाव हुआ है किसान के साथ, वो लाना चाहिए। और इसके साथ साथ देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो लोग इस आंदोलन को नेतृत्व कर रहे हैं, उनको बहुत सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। जहां महसूस होगा कि ये हिंसक रूप ले सकते, तो उसको वापस भी लेना है। सत्याग्रह में एक है कि हम वापस ले सकते, 3 महीने बाद फिर शुरू करें, 1 महीने बाद शुरू करें,
तो ये सब कई तरह की स्ट्रेटेजी है, पर इस समय अपने बात को जिस तरह से तर्क और सबूत के साथ किसान रख रहा है, वो बहुत ही गजब का है। और मुझे लग रहा है कि अगर सरकार के पास थोड़ा सा दिल और दिमाग होता तो ये समझते कि ये मेरे देश के किसान हैं, जिन्होंने देश के पेट भरा है, आज वो इस तरह से तकलीफ झेल रहा है। पर दुखद बात है कि जो अहिंसक संस्कृति है या जो शांति की संस्कृति है, वो नहीं समझ पा रहे। क्यों नहीं समझ पा रहे? देखिए, जो पॉलिटिकल लीडर्स है, इनके बैकग्राउंड देखिए, ये सब मारपीट करके नेता बने, गुंडागिरी करके नेता बने हैं, आज बड़े बड़े पद में हैं। तो इनको थोड़ा अहिंसा को समझने में देर लगेगी, पर एक खास फर्क आ रहा है देश में, एक समझ में आ रहा है कि जो किसान जो बातचीत रख रहा है और हमारे देश के तथाकथित जो लीडर जो किसान के विरोध की भाषा इस समय बोल रहे हैं, दोनों की जुबान देखिए, एक अहिंसक बात रख रहा है, दोनों दूसरे के बॉडी लैंग्वेज देखिए कितना हिंसक। मुझे लग रहा है पूरे दुनिया इस चीज को महसूस कर रहा है कि एक तरह से जो सरकार के नुमाइंदा है और या जो सबसे बाहुबली किस्म के आदमी जो कह रहा है, वो अपने को एक सत्ता के मुखिया बता रहे हैं, उनकी जो शारीरिक भाषा है, उनकी जो जुबान है, वो कितने हिंसक है, कितनी डरावनी है। अपनी जनता को डराने के लिए किस तरह की वो बात कर रहे हैं या मीडिया से करा रहे हैं। पर देखिए, आम जनता जो गरीब है, जिसको मीडिया अनपढ़ कर रहा है, पर वो मिट्टी से जुड़ा हुआ है, वो जो भारत के जो संस्कृति है उसके अनुसार एक तो ये जो फर्क है, मुझे लग रहा है दो सत्याग्रहियों में और जो दमनकारी या जो शोषक सरकार है, उनके बीच के जो दो फर्क है, ये इस समय आम जनता को बहुत साफ समझ में आ रहा है। और केवल भारत के लोगों को नहीं, पूरे दुनिया के लोगों को ये समझ में आ रहा है कि कौन कहाँ खड़े है। तो अच्छाई और बुराई, जो सत्याग्रह में अच्छाई और बुराई, तो दोनों की जो भेद है, जो सत्य और असत्य का जो भेद है, वो साफ दिख रहा है। और इसीलिए इस लड़ाई में ऐसा नहीं कि 3 कानून बदल जाएंगे तो जीत होगी, बहुत सारे परिवर्तन की गुंजाइश हो रहा है। मैं नहीं कहूंगा हमारी समाज रातों रात ईमानदार बन जाएंगे, पर यह है उनके अंदर एक निर्भीकता आ रही है कि अगर आज कोई दमनकारी कानून बनेंगे सरकार, अगर हम उसके खिलाफ लड़ सकते, तो कल हम सरकार के जो दूसरे गलत कानून होगा जिससे हमारी आम जनता की नुकसान होगी, देश की नुकसान होगी, तो उसके विरोध हम आवाज उठाएंगे। तो इस तरह का एक आम जनता के अंदर जो ताकत उभारने का काम हो रहा है, ये बहुत। और लोकशाही में, प्रजातंत्र में तो यही सबसे अच्छे दिन होना चाहिए कि जब आम जनता अपने आप को ताकतवर महसूस करे। और मुझे लग रहा है सिंघू बॉर्डर में जो है, इस समय हर एक किसान अपने को ताकतवर समझ रहा है, और ये आंतरिक शक्ति है, ये नैतिक शक्ति है, ये शक्ति कोई शारीरिक शक्ति नहीं है। उनकी भाषा देखिए, उनके लैंग्वेज देखिए, उनके जो नम्रता देखिए, उनके अंदर जो भाव है, सेवा की जो भाव है, ये सब आंतरिक शक्ति है। ये एक नैतिक शक्ति है, ये आध्यात्मिक ताकत है। ये कोई मतलब आप सत्ता के जो ताकत और अहंकार है, तो एक तरह से ये लड़ाई जो है इस समय आम किसान की नैतिक और आत्मबल की लड़ाई है, और दूसरी तरफ जो सरकार की अहम और सत्ता के जो बल है, ये दोनों के बीच में टकराव है। तो एक तरह से ये लड़ाई भारत के आम जनता और वर्सेस तानाशाही सरकार के बीच में है। बिल्कुल। और मैं इसको किसान की इस जो सत्याग्रह किसानों का चल रहा है, इसको कृषि कानून या एमएसपी से आगे की उसमें बहुत सारी गुंजाइशें दिख रही हैं। और ये संघर्ष फेडरल यानी संघीय ढांचे का भी एक संघर्ष है। इरफान साहब, एक इसमें गांधी के सत्याग्रह और जो अभी जो मौजूदा सत्याग्रह चल रहे हैं, उनमें एक बड़ा बुनियादी फर्क मैं देखता हूं, जिसकी चर्चा आप तीनों लोगों ने की है। और वो बुनियादी फर्क ये है कि गांधी के साथ लोग थे और अंग्रेज की ताकत थी। कुछ राजे रजवाड़े जरूर अंग्रेज के साथ थे, लेकिन जनता का हिस्सा जो है वो अंग्रेज के साथ नहीं था। यानी एस्टैब्लिशमेंट था और कुछ उनके क्रोनीज थे। आज जो हम देख रहे हैं, चाहे वो सीए एनआरसी हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, एक खास वर्ग, यानी जिसको मध्यम वर्ग कहें या जिसको आप ब्रैकेटेड कर लें कि हिंदू अपर कास्ट की उसमें बहुतायत है, और ये वर्ग सीए एनआरसी के भी आंदोलनकारियों के खिलाफ है, यही वर्ग किसानों के भी खिलाफ है। तो ये एक नई चुनौती है। और इसको किस तरीके से आप इस सामाजिक प्रक्रिया को कैसे देख रहे हैं कि यही एक वर्ग सारे सत्याग्रहों के खिलाफ क्यों है?
जी, एक्चुअली बहुत सारी गलतियां आज जो सत्याग्रह कर रहे हैं, मैं खास सीए एनआरसी के संदर्भ में मैं कहूँगा कि वो जो सारी मुसलमानों के बारे में गलतफहमियां फैलाई जा रही है, उसमें थोड़ा सच भी है। और जब तक उस सच को, क्योंकि सत्याग्रह पूर्ण सत्य के साथ होता है, सत्य और सिर्फ सत्य हमारी ताकत बनता है। लेकिन जैसे जो पास्ट का बैगेज है मुसलमानों के साथ, पार्टीशन को लेकर, ये जो उनके अंदर एक कम्युनल लीडरशिप है, जो सैटेनिक वर्सेस बैन करो, शाहबानों को मेंटेनेंस मत दो, इस तरीके की बात उठाते रहते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारे लिए अनिवार्य है, हम लेकिन किसानों की तरफ से तो ऐसी बातें नहीं आई थी ना, लेकिन वही वर्ग किसानों के भी खिलाफ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये वर्ग बना कैसे? मेरे ख्याल से अगर शाहीन बाग के सत्याग्रह में वो मोमेंट आता आगे चलकर, मेरा कहना ये नहीं है कि शाहीन बाग में जो आंदोलन कर रहे थे वो इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन वो इन जो भी जिम्मेदार था उनके बारे में कुछ बोले भी नहीं। फिर एक फीलिंग इनसिक्योरिटी की आज के जो शासक पार्टी है उसने अपने इर्द गिर्द एक वर्ग बना दिया है जिसमें एक इनसिक्योरिटी ये पैदा कर दी है कि हमारा राष्ट्र है, उसको मुसलमानों से खतरा है, उसको नक्सलवाद से खतरा है, उसको पाकिस्तान से खतरा है, उसको चीन से खतरा है। तो इन सब आधे या आंशिक सच को लेकर एक ऐसा हवा बना दिया है, डर का माहौल बना दिया है। जब तक हम इस डर के माहौल को डील नहीं करेंगे तब तक हम ये जो उसका सपोर्ट वर्ग है, ये जो एक भक्त जिसको हम कहते हैं, मैं एक्चुअली उनको भक्त नहीं कहना चाहता, लेकिन लोगों को समझ में आए कि मैं किस और इशारा कर रहा हूँ। वो भी बेचारे एक तौर पर विक्टिम है, डर के विक्टिम है। यही डर जिन्ना ने मुस्लिम कम्युनिटी में पार्टीशन के वक्त पैदा किया था कि आपको खत्म कर दिया जाएगा आजाद हिंदुस्तान में। इसको ज्यादा समझाने का वक्त नहीं है, लेकिन यही डर आज की जो शासक पार्टी है वो हिंदुओं में पैदा करना चाहती है, और उस डर के आधार पर इकट्ठा पैदा करना चाहिए, अपना सपोर्ट बेस पैदा करना चाहती है, और फिर उस सपोर्ट बेस को लेकर सब पर अटैक करना चाहती है। चाहे फिर तो नए आंदोलनों के, हमारे पास समय हमारा इरफान साहब खत्म हो रहा है, माफ कीजिएगा। तो नए आंदोलनों की और नए सत्याग्रह की सबसे बड़ी चुनौती अपने उद्देश्यों की प्राप्ति तो है ही है, सत्ता से संघर्ष करना तो है ही है, साथ ही साथ एक बड़ा सपोर्ट बेस भी तैयार करना है, जो कि पिछले कई सत्याग्रह में हमने देखा, चाहे छात्रों का हो और चाहे वो सीएनआरसी का हो मूवमेंट या किसानों का हो, एक ही खास वर्ग तीनों जगह चारों जगह वही दिखाई देता है कि वो सत्ता के साथ है, उसी के लोग मीडिया में, उसी के लोग अदालतों में, उसी के लोग इंस्टीट्यूशंस में है, और वो एक सत्ता को ज्यादा बड़ी ताकत दे रहा है। तो इसी के साथ अब इस सवाल पे, ये सवाल तो एकेडमिशियंस के सामने मैं छोड़ता हूँ कि वो बुद्धिजीवियों के सामने कि वो इस सवाल पे गहन अध्ययन करें और कोई समाधान निकालने की ये सामाजिक प्रक्रिया है क्या। और इसी के साथ इस सप्ताह का गांधी का रास्ता का ये एपिसोड यहीं पे हम कंक्लूड करते हैं, और अगले एपिसोड में फिर हम किसी ऐसे ही विषय पे चर्चा करेंगे और गांधी के चश्मे से इस दुनिया को देखने की कोशिश करेंगे। फ्रीडम एक्सप्रेस, जैसा आप जानते हैं कि एक नॉन प्रॉफिट यानी जनता के पैसे से चलने वाला जनता का मीडिया हाउस है, और आपका समर्थन हम लोगों को जरूरत है उसको आगे बढ़ाने के लिए, और ऐसे प्रोग्राम आप लोगों के बीच में लाने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।